पर पानी भरा हुआ होता है। ये लड़की बेहोश होती है और कुछ ही देर में इस लड़की को होश आता है। ये लड़की जल्दी से यॉट के ऊपर आती है जहां यॉट पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी होती है। इस लड़की का नाम टैमी होता है और टैमी जोर जोर से रिचर्ड नाम के लड़के को आवाज लगाना शुरू करती है, लेकिन रिचर्ड का कुछ अता पता नहीं होता। ये यॉट इस वक्त समंदर के बीचों बीच होता है और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी 5 महीने पीछे, जहाँ पर इस लड़की को यानी कि टैमी को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पर आई है। इस आइलैंड का नाम तहीती है। उस आइलैंड पर उससे पूछा जाता है कि तुम क्या करती हो। वो कहती है कि मैं वही करती हूँ जो मुझे अगली जगह जाने के पैसे दे दे, यानी कि इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। दरअसल वो कैलिफोर्निया में रहती है, लेकिन अब वो दुनिया देखना चाहती है। तभी आइलैंड पर उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम रिचर्ड होता है और वो एक ब्रिटिश सेलर होता है। रिचर्ड टैमी को रात को डिनर पर इनवाइट करता है। टैमी रात में उसके यहाँ पर डिनर करने के लिए जाती है और जब वो रिचर्ड की फोटोज को देखती है तो वो पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि रिचर्ड ने बहुत दूर दूर लंबी यात्राएं की होती हैं। टैमी रिचर्ड से पूछती है कि क्या तुम्हें इतनी लंबी यात्राएं करना पसंद है। रिचर्ड कहता है नहीं, समंदर में वो भूखे रहते हैं और नींद भी पूरी नहीं होती और बहुत ही जल्द एक तरह का भ्रम हो जाता है जिसे बयां करना मुश्किल है। टैमी उससे कहती है कि मैं भी समंदर के बीचों बीच तुम्हारे साथ ये अनुभव करना चाहती हूँ और अगली बार रिचर्ड टैमी को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर टैमी रिचर्ड के साथ बहुत एंजॉय करती है। उसे वो जगह बहुत अच्छी लगती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं और इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और एक दिन रिचर्ड और टैमी को एक कपल मिलता है जो कि रिचर्ड को पहले से जानते हैं और वो रिचर्ड को कहते हैं कि हमारा एक यॉट है जो यहाँ से तुम्हें कैलिफोर्निया ले जाना है और यहाँ वापसी में हम तुम्हें प्लेन की फर्स्ट क्लास की टिकट देंगे और साथ ही साथ इस काम के हम आपको $10,000 देंगे, जो कि रिचर्ड के लिए एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। रिचर्ड उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप वापसी की 2 फर्स्ट क्लास की प्लेन की टिकट करवा सकते हैं, क्योंकि वो टैमी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है और वो इस बात के लिए मान जाते हैं। रिचर्ड उन्हें कहता है कि बहुत ही जल्द हम कैलिफोर्निया के लिए निकल जाएंगे, पर इस बात से टैमी खुश नहीं होती। वो रिचर्ड को कहती है कि मैं अपने घर की दिशा में नहीं जाना चाहती। रिचर्ड कहता है कि ठीक है, मैं इस डील को कैंसिल कर दूंगा। टैमी कहती है नहीं, तुम्हें वहाँ अकेले जाना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ और तब जाकर तुम मुझे मिली और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अब टैमी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और बहुत जल्दी ये दोनों यॉट को लेकर कैलिफोर्निया की तरफ निकल जाते हैं। तभी समंदर के बीचों बीच रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उसे एक रिंग भी पहनाता है। टैमी रिचर्ड को शादी के लिए हाँ कर देती है और उसे अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। अब अगली सुबह जब ये कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी एक पक्षी उड़ता हुआ इनके यॉट पर आ जाता है। उस पक्षी को देखकर दोनों हैरान होते हैं, क्योंकि ये दोनों तट से बहुत दूर हैं और इतना छोटा पक्षी यहाँ पर दौड़कर नहीं आ सकता। टैमी रिचर्ड से पूछती है कि ये इतना दूर कैसे आया, तो रिचर्ड कहता है कि शायद हवा के तेज झोंकों से यहाँ पहुँच गया हो। टैमी को चिंता होती है, इसीलिए रिचर्ड रेडियो पर बात करने जाता है और उसे पता चलता है कि जिस रास्ते की तरफ वो जा रहे हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा हैरिकेन आने वाला है। रिचर्ड इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। टैमी उससे कहती है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और जब ये तूफान हैरिकेन निकल जाए उसके बाद हम अपने रास्ते की तरफ जा सकते हैं, और ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन रात होते होते इनका यॉट हैरिकेन में पूरी तरह से फंस जाता है। यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं था। रिचर्ड टैमी को बोलता है कि तुम यॉट के नीचे जाओ, लेकिन टैमी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन रिचर्ड उसे जबरदस्ती नीचे भेज देता है और तभी इनका यॉट एक बहुत बड़ी लहर से टकराता है, जिस वजह से इनके यॉट के अंदर पानी आ जाता है। साथ ही साथ रिचर्ड भी समंदर में गिर जाता है और यॉट के अंदर टैमी भी बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके सिर पर गहरी चोट आई होती है। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि यॉट के अंदर पानी भरा हुआ है। वो वहाँ से ऊपर आती है और रिचर्ड को आवाज लगाना शुरू कर देती है, पर रिचर्ड का कुछ अता पता नहीं चलता। और अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर टैमी पूरी तरह से परेशान होती है। वो दूरबीन से दूर दूर तक देखती है, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं दिखता और ना ही कोई किनारा। इसके बाद वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता और इस बात से टैमी पूरी तरह से हताश हो जाती है और वो वहीं यॉट के ऊपर लेट जाती है। वो काफी जख्मी हो चुकी होती है, इसीलिए उसकी आंख लग जाती है और जब कुछ देर बाद वो उठती है तो उसके ऊपर जो छोटी बोट यानी सेफ्टी बोट थी वहाँ पर नहीं होती। और जब वो दूरबीन से देखती है तो वो बहुत दूर होती है और वो समझ जाती है कि रिचर्ड उसी के ऊपर है, इसीलिए वो यॉट को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन यॉट स्टार्ट नहीं होती। अब टैमी तैर कर ही उस तरफ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है तभी वो देखती है कि यॉट उससे दूर हो जाता है और वो किसी भी कीमत पर यॉट को नहीं खो सकती, इसीलिए उसे वापस आना पड़ता है। यॉट का सेल टूट गया होता है और साथ ही कई जगहों से लीक भी होता है। सबसे पहले वो उन जगहों पर टेप लगा देती है। इसके बाद वो यॉट के अंदर जाती है और वहाँ पर जितना भी पानी भरा होता है वो सारे पानी को पंप से बाहर निकालती है और अब उसे किसी भी कीमत पर सील को लगाना होगा, तभी वो रिचर्ड तक पहुँच सकती है। सबसे पहले वो उस पोल को फिक्स करती है। इस पोल को फिक्स करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फाइनली वो इसे फिक्स कर लेती है। इसके बाद उस सील को भी लगा देती है और अब उसका यॉट पानी में बहना शुरू हो जाता है और वो उस जगह तक पहुँच जाती है
जहाँ पर रिचर्ड एक छोटी सी नाव के ऊपर है, लेकिन ये उल्टी होती है, इसलिए वो यहाँ पर फंसा हुआ होता है। साथ ही साथ बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है, वो तैर नहीं सकता, इसीलिए टैमी समंदर में जाकर उसे अपने साथ यॉट तक ले जाती है, लेकिन यॉट के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता, इसलिए टैमी उसे रस्सी से बांध देती है और बहुत मुश्किल से उसे यॉट के ऊपर खींच लेती है। रिचर्ड का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है, इसीलिए वो उसके पैर पर पट्टी बांधती है, पर अभी भी रिचर्ड की हालत बहुत खराब है। वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके रिब्स भी टूट चुकी होती है। अब अगले 2 दिनों तक ये इसी तरह समंदर में फंसे रहते हैं, क्योंकि टैमी ने जो यॉट पर सील लगाया था वो इतना बड़ा नहीं होता जो इनकी यॉट को स्पीड दे सके, और इन्हें अपनी स्थिति को देखकर समझ में आ जाता है कि ये अपने तट से बहुत दूर हैं, कि ये उस जगह है जहाँ से कोई भी शिप नहीं गुजरता, न ही आसपास कोई किनारा है, यानी कि ये समंदर में पूरी तरह से फंस चुके हैं, जिससे टैमी काफी परेशान हो जाती है। जिस पर रिचर्ड उसे हौसला देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना, लेकिन जिस स्पीड से ये जा रहे होते हैं इससे कैलिफोर्निया पहुंचने में उन्हें कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि उस तरफ हवा बहुत धीरे चल रही होती है। इसलिए टैमी कहती है कि हमें वहां न जाकर हवाओं की तरफ जाना चाहिए, पर रिचर्ड कहता है कि ऐसा करना रिस्की होगा, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सफर 500 मील और बढ़ जाएगा। लेकिन टैमी उस तरफ जाना चाहती है, क्योंकि हवाएं उसी तरफ होती हैं, जिससे इनका यॉट पानी में और भी तेजी से बहेगा, इसलिए ये अपना यॉट उस तरफ मोड़ लेते हैं और अगले कुछ दिनों तक ये उसी तरफ बढ़ते रहते हैं। इन्हें अब एहसास होता है कि बहुत जल्द इनका खाना और पानी दोनों खत्म हो जाएंगे, इसलिए रिचर्ड कहता है कि हमें मछलियों को मारकर खाना पड़ेगा, पर टैमी साफ मना कर देती है, क्योंकि वो वेजिटेरियन है और वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहती। हालांकि अगर वो समुद्र के अंदर जाकर मछलियों को मारकर नहीं लाई तो ये दोनों कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। इसीलिए टैमी पानी के अंदर जाती है और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहती है, इसलिए वो बिना मछली पकड़े ही वापस आ जाती है। इन्हें पानी की कमी होती है, लेकिन तभी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से ये 18 दिनों के बाद जी भरकर पानी पीते हैं और काफी पानी जमा भी कर लेते हैं। अब इसी तरह सफर करते करते आज इन्हें पूरे 29 दिन हो जाते हैं और इनका पानी खाना सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन तभी इनको सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप दिखता है, जिससे टैमी बहुत खुश हो जाती है कि अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। वो फ्लेयर गन भी चलाती है, पर इनके फ्लेयर गन के शॉट को और इनकी यॉट को कोई भी नहीं देखता और कुछ ही पलों में वो कार्गो शिप इनकी आंखों से ओझल हो जाता है। इस बात से टैमी पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे अब लगता है कि वो यहीं पर मर जाएंगे। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते, पर ये इंतजार के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। अगले दिन टैमी जब रिचर्ड की घाव के ऊपर से पट्टी हटाती है तो देखती है कि उसके पैर का घाव पहले से ज्यादा खराब हो चुका है, साथ ही साथ उसे बहुत तेज फीवर भी होता है। तभी यहाँ पर इन्हें इस बात का भी अंदेशा हो जाता है कि एक बार फिर से बहुत तेज तूफान आने वाला है और इस बार ये तूफान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है कि सिर्फ तेज हवाएं चलती हैं, इस बार तूफान नहीं आता। तूफान से इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रात भर टैमी रिचर्ड से बातें करती है और उसे बताती है कि बचपन में उसके पिता उसे घुमाने ले जाया करते थे, पर वो अचानक कभी भी गायब हो जाते थे, और कैसे जब वो 10 साल की हुई तो उसके दादा दादी उसके पिता को उससे मिलने नहीं देते थे। इस वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। अगली सुबह जब टैमी सो रही होती है तो रिचर्ड उसे उठाता है। टैमी उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकते हो। और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर रिचर्ड नहीं होता। दरअसल रिचर्ड उसी तूफान में बह गया था। उसके बाद वो उससे कभी नहीं मिला। ये सिर्फ उसकी कल्पना थी जो उसके साथ रिचर्ड के रूप में इतने दिनों से थी, और अब वो ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लेती है कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही अब वो समंदर के अंदर मछली पकड़ना सीख गई है, क्योंकि अगर वो मछली नहीं खाएगी तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी। अब इसी तरह 41 दिन बीत जाते हैं, जहाँ उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है, और जब वो सारी उम्मीदें छोड़ देती है तभी उसकी यॉट की तरफ एक पक्षी आता है, और उस पक्षी को देखकर उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अगर उसकी यॉट पर पक्षी आया है इसका मतलब आसपास ही कहीं कोई किनारा है। और जब वो दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा दिख जाता है। साथ ही साथ पानी में उसे एक शिप भी दिखता है, जिससे वो फ्लेयर गन चलाकर उन्हें इंडिकेशन देती है कि यहाँ पर उसे मदद की जरूरत है। ये एक जापानीज शिप होता है और वो शिप वाले उसकी फ्लेयर गन के शॉट को देख लेते हैं, और कुछ पलों बाद वो उसके सामने होते हैं। वो ऊपर से उसके लिए नीचे खाना और पानी भेजते हैं, और इसके बाद उसकी यॉट को अपने शिप से खींचकर किनारे पर ले जाते हैं। जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाती है तो वो वापस तहीती आती है, जहाँ पर वो रिचर्ड से मिली थी, और वो उसकी बोट के अंदर जाती है, जहाँ पर उसकी और रिचर्ड की कई सारी फोटोज होती हैं, जिन्हें देखकर उसके मन में अतीत की यादें ताजा हो जाती हैं, और वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। फिर वो समंदर के किनारे जाती है, और जो रिंग रिचर्ड ने उसे पहनाई थी वो उसी की याद में उस समंदर